हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। हम लोग आरबीआई ग्रेड बी 2026 के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग हर वीडियो में एक क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन के स्टेप्स को देखते हैं, सोचते हैं कि किस तरह से हमें उसका आंसर लिखना चाहिए, आंसर में क्या क्या होना चाहिए। फिर हम लोग उसका डिटेल में आंसर पढ़ते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं। पिछले वीडियो से मैंने आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करी कि अब इतने सारे वीडियोस आप लोग कर चुके हैं। पिछली क्लासेस को मिला के टोटल 60 वीडियोस आप लोगों के हो चुके हैं। सो आई एक्सपेक्ट ऑल ऑफ यू कि अब आप क्वेश्चंस के साथ साथ उनके आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में शेयर करना शुरू करें। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं सेशन 16 के लिए। Recent developments in the global financial market, particularly rate cuts by major central banks and volatility in the commodity prices, have influenced India's monetary policy and bond yields. Discuss this transmission and its implication for the Indian debt market. अब यहाँ पे जो हमारा सिलेबस का टॉपिक है ना, डेवलपमेंट्स इन द ग्लोबल मार्केट या ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट, अब हम उसकी बात कर रहे हैं। तो पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा है ना, जो दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक है वहां पे रेट कट्स हो रहे हैं। रेट कट्स हो रहे हैं तो जिसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस के अंदर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी है ना, उतार चढ़ाव चल रहा है काफी ज्यादा। उसकी वजह से इंडिया की जो मॉनेटरी पॉलिसी और बॉन्ड यील्ड है, बॉन्ड यील्ड से हमारे यहाँ प्राइमरी मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, वो अफेक्ट हो रही है। तो ये जो ट्रांसमिशन हो रहा है कि दूसरी कंट्रीज के सेंट्रल बैंक जब अपना चेंज कर रहे हैं, उससे इंडियन डेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, हमें वो समझना है। तो क्वेश्चन अच्छा है, काफी इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के एग्जाम्स के लिए। और रिसेंटली जो जियो पॉलिटिकल कंडीशंस है उसके थ्रू और भी ज्यादा है कि बाहर के फाइनेंशियल मार्केट के चेंज से इंडिया पे किस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो इस चीज को करने का कोशिश करते हैं आप। इसके स्टेप्स देखते हैं। सबसे पहले आंसर हमें किस तरह से सोचना है। तो सबसे पहले जो ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग साइकिल है 2025-26 की, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और इसका स्पिल ओवर इफेक्ट क्या है इंडिया में। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा ना, बाहर कुछ हो रहा है उसका कुछ पार्ट इंडिया में ट्रांसमिट हो रहा है उसके इफेक्ट्स, तो वो सेम स्पिल ओवर इफेक्ट कहते हैं। Then we will tell about how global cues have two-way transmission impact on Indian debt market. ठीक है। फिर ग्लोबल मार्केट डेवलपमेंट्स की हम लोग बात करेंगे, जिसमें यूएस का फेडरल रिजर्व है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उन लोगों ने रेट कट्स करे, वो हम लोग हाईलाइट करेंगे along with the sharp swings in the global commodity prices. फिर इंडियन बॉन्ड यील्ड्स पे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, जैसे जी सेक की यील्ड हमारी कम हो रही है, नैरोइंग ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड स्प्रेड्स हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू द ग्लोबल ईजिंग। फिर डेट मार्केट पे इसका क्या इम्प्लीकेशन है, विल टॉक अबाउट इम्प्रूव मार्केट लिक्विडिटी, चेंज इन्वेस्टर सेंटिमेंट एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर बेटर प्राइस डिस्कवरी। फिर इसमें आरबीआई का पॉलिसी रेस्पॉन्स क्या है, जो आरबीआई के कुछ एमपीसी की डिसीजंस हैं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ऑपरेशंस है, या फिर मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस का कैलिब्रेशन है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसका वे फॉरवर्ड एंड कंक्लूजन आएगा। वे फॉरवर्ड में वी विल टॉक अबाउट डेवलपमेंट ऑफ डीपर डेरिवेटिव मार्केट एंड वाइड स्प्रेड हेजिंग प्रैक्टिसेस। और कंक्लूजन देंगे कि इंडिया ने ग्लोबल स्पिल ओवर्स को मैनेज करा है अच्छे से, इफेक्टिवली वाइल मेंटेनिंग डोमेस्टिक स्टेबिलिटी। क्योंकि अभी आरबीआई को रेट कट्स करने की नीड नहीं पड़ी, बाहर रेट कट्स हुए हैं बट इंडिया में रेट कट्स करने की नीड नहीं पड़ी काफी टाइम से। दैट मीन्स हम लोगों के लिए अभी कुछ इतना अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है इसके अंदर। स्टेप्स में हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले बोला कि कैसे ग्लोबल मॉनिटरिंग ईजिंग साइकिल चल रही है 25-26 की, उसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स आ रहे हैं इंडिया में। और जो भी ये ग्लोबल क्यूज है इसका टू वे ट्रांसमिशन इम्पैक्ट होता है इंडियन डेट मार्केट पे। फिर हम लोग इसका ग्लोबल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे कि जैसे यूएस फेडरल रिजर्व ने रेट कट्स करे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने रेट कट्स करे, और उसके साथ में शार्प स्विंग्स हुए ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस में। ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस से हमारा मतलब होता है गोल्ड, सिल्वर और पेट्रोलियम ऑयल, जो प्राइमरी होता है, बाकी सब सेकेंडरी है। प्राइमरी ऑयल होता है, गोल्ड होता है, सिल्वर होता है, उसमें भी सिल्वर इतना नहीं होता, गोल्ड ज्यादा होता है। फिर हम लोग इसमें इंडिया के जो बॉन्ड यील्ड्स है उसका इम्पैक्ट बताएंगे कि कैसे जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसकी यील्ड कम हो रही है, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड का स्प्रेड है वो नैरो होता जा रहा है। और इससे इंडियन डेट मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हमारी मार्केट लिक्विडिटी, इन्वेस्टर सेंटीमेंट, प्राइस डिस्कवरी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके रेस्पेक्ट में आरबीआई ने क्या करा, आरबीआई के एमपीसी के डिसीजंस, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ऑपरेशंस और कैलिब्रेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंड्स। फिर हमारा वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन आ जाएगा। वे फॉरवर्ड क्या है, जब हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी मार्केट में दिक्कत है तो हमें डीपर डेरिवेटिव्स मार्केट करना पड़ेगा और वाइड स्प्रेड हेजिंग प्रैक्टिसेस करनी पड़ेंगी। और कंक्लूजन इसका यही है कि इंडिया ने ग्लोबल स्पिलओवर्स को अच्छे से मैनेज करा है वाइल मेंटेनिंग डोमेस्टिक स्टेबिलिटी। अब इसका आंसर देखते हैं। Recent developments in global financial markets, particularly rate cuts by major central banks and volatility in the commodity prices,
ठीक है, यही है ना हमारा क्वेश्चन। इसकी वजह से क्या हुआ, इंडिया के मॉनेटरी पॉलिसी को और बॉन्ड यील्ड को 2025-26 में इन्फ्लुएंस हुआ। ग्लोबल मॉनेटरी ईजिंग साइकिल से क्या हुआ, स्पिल ओवर इफेक्ट आया इन एमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया। ग्लोबल क्यूज थे जिनका टू वे ट्रांसमिशन इम्पैक्ट आया इंडियन डेट मार्केट पर। एक्सटर्नल फैक्टर्स ने डोमेस्टिक यील्ड और लिक्विडिटी को अफेक्ट करा, और आरबीआई के पॉलिसी एक्शन भी आया जिसने इसको मैनेज करा। तो टू वे इफेक्ट क्या रहा, सबसे पहला तो जो एक्सटर्नल फैक्टर्स थे उसने इंडिया की बॉन्ड यील्ड्स को, डोमेस्टिक को और लिक्विडिटी अवेलेबिलिटी को अफेक्ट करा। फिर उसके रेस्पेक्ट में आरबीआई ने भी कुछ एक्शन लिया ताकि इसको मैनेज किया जा सके, तो ये टू वे इम्पैक्ट आया। अब इसमें मेजर ग्लोबल डेवलपमेंट्स क्या थे, दे प्लेड अ की रोल ड्यूरिंग दिस पीरियड, जैसे यूएस फेडरल रिजर्व और यूरोपियन सेंट्रल बैंक, they announced a series of rate cuts from late 2025 to support their slowing economies। वहां पे रेट कट क्यों हुआ, क्योंकि उनकी इकोनॉमी स्लो हो रही थी। इससे रिलेटेड याद करिए, मैंने जनवरी फरवरी में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे ऑलरेडी कुछ आर्टिकल्स भेजे हुए थे। these rate cuts lead to lower interest rates in developed countries, ठीक है, एंड इंक्रीज लिक्विडिटी इन ग्लोबल मार्केट। एट द सेम टाइम जो ग्लोबल कॉमोडिटी प्राइसेस थे, स्पेशली क्रूड ऑयल, दे शोड शार्प अप्स एंड डाउन्स। जियोपॉलिटिकल टेंशंस इन द वेस्ट एशिया, जिसकी वजह से ये वॉलेटिलिटी और ज्यादा बढ़ गई। तो दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कैपिटल फ्लोज एंड चेंज इन्वेस्टर बिहेवियर टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज इंक्लूडिंग इंडिया। क्या क्या, जो हमारे रेट कट्स हुए, जो यूएस फेडरल रिजर्व ने और यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने लेट 2025 में करे ड्यू टू देयर स्लोइंग इकोनॉमीज। इस रेट कट की वजह से क्या हुआ, लोअर इंटरेस्ट रेट हुआ डेवलप्ड कंट्रीज में। लोअर इंटरेस्ट रेट डेवलप्ड कंट्री में हुआ तो उससे ग्लोबल मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ी। बट एट द सेम टाइम जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइस था, स्पेशली क्रूड ऑयल, उसमें भी शार्प अप्स एंड डाउन्स हुए। जैसे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन हुई थी जब वेस्ट एशिया की, उसमें क्या हुआ था, प्राइस ग्लोबल क्रूड जो जो क्रूड ऑयल का प्राइसेस था वो और ज्यादा बढ़ गया है तब से। इसकी वजह से जो कैपिटल फ्लो है और इन्वेस्टर का बिहेवियर है वो चेंज हो रहा है टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज। इम्पैक्ट क्या आया, द इम्पैक्ट ऑन इंडियन बॉन्ड यील्ड हैज बीन क्वाइट विजिबल। आफ्टर द ग्लोबल रेट कट, G-Secs yield softened as foreign investors showed renewed interest in Indian bonds. Corporate bond spread also narrowed because of the better risk appetite among investors. इस ट्रांसमिशन से क्या हुआ, the transmission happened mainly through two channels, पहला interest rate channel and the capital flow channel। पहला इंटरेस्ट रेट चैनल, दूसरा कैपिटल फ्लो चैनल। जो लोअर ग्लोबल यील्ड थी उससे इंडियन डेट इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो अट्रैक्टिव होने लगे, लीडिंग टू सम फ्रेश एफपीआई इनफ्लोज इनटू द डेट मार्केट। हाउएवर, जो कमोडिटी प्राइसेस का चेंज हुआ उसकी वजह से क्या हुआ, ट्रेंड अचानक से चेंज हो गया और शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी हो गई डोमेस्टिक बॉन्ड यील्ड में। क्यों, क्योंकि फिर एफपीआई की वजह से, सॉरी, जो एफपीआई थे उन्होंने क्या करा, क्योंकि हमने ये पढ़ा था ना एफडीआई एफपीआई पढ़ते हुए कि एफपीआई शॉर्ट टर्म होता है और अचानक से उठ जाता है। जब क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस में वॉलेटिलिटी आई तो एफपीआई हमारा अचानक से कम होने लगा। ये जो ग्लोबल डेवलपमेंट थे इसके सीवियर, तो इसके सेवरल इंप्लीकेशंस है। पॉजिटिव साइड में मार्केट लिक्विडिटी इंप्रूव हुई क्योंकि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा, गवर्नमेंट का भी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स का भी। इन्वेस्टर सेंटीमेंट जो था ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहा विद ग्रेटर पार्टिसिपेशन फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस एंड एफपीआईज। बट इससे हमें बेटर प्राइस डिस्कवरी भी मिली बॉन्ड मार्केट की। हाउएवर, डेट मार्केट जो है स्टिल सेंसिटिव है सडन ग्लोबल शॉक्स के लिए। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चेंज आता है यूएस पॉलिसी में या फिर राइज इन ऑयल प्राइसेस में, ये क्विकली बॉन्ड प्राइसेस को और यील्ड को इंडिया में अफेक्ट करता है। आरबीआई ने इसमें केयरफुल और बैलेंस अप्रोच रखी। एमपीसी ने रेपो रेट को अनचेंज रखा 5.25% पे, टू बैलेंस द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल। क्योंकि देखो जब एमपीसी ने कुछ चेंज नहीं करा तो हम लोग ये लिखेंगे कि एमपीसी ने बैलेंस रखते हुए ये मेंटेन करा, और क्यों रखा, फॉर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन कंट्रोल, जो एमपीसी का डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है। आरबीआई ने वेरियस लिक्विडिटी एडजस्टमेंट ऑपरेशन किए, जैसे कि वेरिएबल रेट रेपोज, रिवर्स रेपोज, सो दैट कंफर्टेबल लिक्विडिटी बनी रहे बैंकिंग सिस्टम में। और ये जो चीज है ना, ये आरबीआई रेगुलरली करता रहता है, तो आंसर में आपको डालने में इसमें कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। इट हैज ऑल्सो इंटरवीन इन द फॉरेक्स मार्केट वेन एवर needed टू प्रिवेंट एक्सेसिव वॉलेटिलिटी इन द रूपी। ये हम लिखेंगे, नो डाउट रुपया कितना ज्यादा नीचे गिर रहा है, बट जो गिर रहा है उसको भी हमने एक तरह से पकड़ रखा है कि धीरे धीरे गिर रहा है। These measures have helped smooth transition of global development into the domestic economy without causing major instability। फिर इसका वे फॉरवर्ड बताएंगे कि इंडिया शुड फोकस ऑन डेवलपिंग अ डीपर एंड मोर अट्रैक्टिव डेरिवेटिव मार्केट, इंटरेस्ट रेट्स के लिए भी और करेंसी रिस्क के लिए भी। बैंक्स, कॉर्पोरेट इन्वेस्टर, दे शुड बी एनकरेज टू यूज हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स मोर वाइडली, सो दैट वो वॉलेटिलिटी के शॉक से प्रोटेक्टेड रहे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन पार्टिसिपेशन को हमें स्ट्रेंथन करना होगा, मार्केट इंफ्रा को हमें इंप्रूव करना होगा, ताकि डेट मार्केट ज्यादा रेजिलियंट रहे एक्सटर्नल शॉक्स के लिए। इसके लिए आरबीआई को ग्लोबल डेवलपमेंट्स को कंटिन्यूअसली मॉनिटर करना पड़ेगा और टाइमली मैनर में रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो ये तो बेसिक चीज है, हमें वे फॉरवर्ड देने के लिए इसमें कुछ इतना ज्यादा सोचने की नहीं होनी चाहिए, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक तरह की बेसिक सी चीज है।
इन कंक्लूजन जो हमारे रीसेंट ग्लोबल डेवलपमेंट्स हैं, जैसे कि रेट कट्स हो गए मेजर सेंट्रल बैंक्स के, वॉलिडिटी जो अलग अलग तरह से वॉलेटिलिटी हुई है कमोडिटी प्राइसेस की, दे सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी एंड बॉन्ड यील्ड्स। ठीक है, एक्सटर्नल फैक्टर से अपॉर्चुनिटीज भी आए हैं, चैलेंजेस भी आए हैं, और इंडिया ने इस स्पिल ओवर को क्वाइट इफेक्टिवली मैनेज करने की बात करी है। आरबीआई का प्रूडेंट पॉलिसी रेस्पॉन्स रहा है, जिससे इंडिया ने डोमेस्टिक स्टेबिलिटी मेंटेन रही वाइल टेकिंग एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ईजिंग। अब इसमें प्रूडेंट रेस्पॉन्स क्या रहा? आरबीआई ने तो रेट्स में कोई चेंज ही नहीं करा, तो प्रूडेंट क्यों रहा? आरबीआई ने जो चेंज नहीं करा रेट्स का, वही एक आरबीआई का रेस्पॉन्स था। आरबीआई चाहता तो रेट्स चेंज कर सकता था बाकी कंट्रीज की तरह, बट आरबीआई ने इंडियन कंडीशंस को देखते हुए रेट्स चेंज नहीं करा। आरबीआई ने क्या करा, लिक्विडिटी के लिए टाइम टू टाइम जो ओपन मार्केट ऑपरेशन है आरबीआई वो करता रहा। मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का खरीदना बेचना आरबीआई ने उन इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करा, सो दैट बैंकिंग सिस्टम के अंदर लिक्विडिटी कब रखनी है कब हटानी है आरबीआई उसको मॉनिटर करता रहा। आरबीआई ने मॉनिटर किससे करा? याद करिए, हमने मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था कि आरबीआई कैसे एसडीएफ को यूज करता है। एक लोअर बाउंड हो जाता है, एक अपर बाउंड हो जाता है, याद है ना? नहीं याद है तो आरबीआई वाला वीडियो दोबारा देखिए। विथ कंटिन्यूड रिफॉर्म्स एंड बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, जो इंडियन डेट मार्केट है स्ट्रॉन्गर, डीपर और मोर मैच्योर हो जाएगा इन द कमिंग ईयर्स। ठीक है, तो कंक्लूजन अब तक आप लोगों को जो वे फॉरवर्ड है, जो कंक्लूजन है, ये क्लियर हो जाना चाहिए कि किस किस तरह से हम लोगों को लिखना है, क्या क्या हमें उसके अंदर एक्सपेक्टेड है हमसे आंसर के अंदर। So, इस वीडियो में बस इतना ही है। ये अलग अलग मेरे टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स हैं, इन्हें आप लोग अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थोड़ा रेस्पॉन्स प्लीज कमेंट्स में भी दीजिए कि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।